नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार आई और आज मैं आपको वो दिखाने और सुनाने आया हूं जो आपसे छुपाया जा रहा है, जो गोदी मीडिया कभी दिखा ही नहीं सकता। दोस्तों, सबसे पहले इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। 93.4% लोग हमारे वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि ये सच्ची आवाज जिंदा रहे तो 1 सेकंड निकालिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं। अब बात करते हैं उस आग की जो ईरान ने दुनिया की ताकतवर सत्ता के घर तक पहुंचा दी है। ईरान ने साफ कह दिया है, अब की बार गाजा नहीं झुकेगा, अब की बार हमास अकेला नहीं रहेगा। नेतन्याहू ये सोच रहे थे कि गाजा जलता रहेगा और दुनिया चुपचाप देखती रहेगी, लेकिन इस बार खेल बदल गया है। अब आग उनके घर तक पहुंच चुकी है। ईरान ने सीधा जवाब दिया है, जो बेकसूरों की जान लेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी मंच से ईरान को धमकाते थे, अब कैमरों से नजरें चुरा रहे हैं। वो साफ कह चुके हैं, अब हम इस लड़ाई में नहीं पड़ेंगे। इधर नेतन्याहू वाशिंगटन की तरफ देख रहे हैं, लेकिन उधर से सन्नाटा है। जो देश 2 साल से बम बरसा रहा था, अब अपने ही घर में मलबा खोज रहा है। जो दूसरों की जमीन खोद रहा था, अब अपनी जमीन पर सुरंगें तलाश रहा है कि कहीं से कोई मिसाइल ना निकल आए। और भारत में यहां एक और मोर्चा खुल चुका है, राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग। मुद्दा ये नहीं कि किसने किसे चिट्ठी भेजी, मुद्दा ये है कि देश का सबसे बड़ा चुनावी संस्थान आज शक के घेरे में क्यों खड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चर्चा के लिए बुलाया, लेकिन राहुल गांधी ने वही किया जो एक जिम्मेदार विपक्ष को करना चाहिए। उन्होंने कहा, चर्चा तभी होगी जब 3 बातें साफ होंगी। 1, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट हो। 2, हर बूथ की सीसीटीवी फुटेज जनता को दिखाई जाए। 3, महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटिंग प्रक्रिया की पारदर्शिता साबित की जाए। राहुल गांधी का इरादा साफ है, मैं बंद दरवाजे के पीछे बैठकर चाय समोसे नहीं खाऊंगा। मैं चाहता हूं कि जनता खुद देखे वोट का खेल क्या है। उन्होंने सवाल उठाया, फडणवीस के इलाके में अचानक 8% वोटर कैसे जुड़ गए। कुछ बूथों पर तो 20 से 50% तक नाम जुड़ गए। ये कोई मामूली बात नहीं है। राहुल गांधी ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये लड़ाई उस हर आदमी के लिए है जो सुबह सुबह लाइन में लगकर वोट डालने जाता है और सोचता है कि उसकी उंगली पर जो स्याही लगी है वो किसी बदलाव की गारंटी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग को सब कुछ जनता के सामने रखना चाहिए? क्या राहुल गांधी सही कह रहे हैं? क्या वोट की हिफाजत सिर्फ भाषणों में होनी चाहिए या हकीकत में? तो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। उधर विपक्ष एक सुर में बोल रहा है, जब तक बैलेट पेपर वापस नहीं आएगा तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा। राहुल गांधी, प्रियंका, खड़गे, तेजस्वी, ममता, केजरीवाल, अखिलेश सब एकजुट हैं। इधर बिहार में भी सियासत गर्म है। नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। कांग्रेस की उनसे और चंद्रबाबू नायडू से बातचीत चल रही है। अगर ये गठजोड़ बनता है तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है और शायद इसी डर से अब आरएसएस और बीजेपी एक नया चेहरा तैयार कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को मोदी के विकल्प के रूप में, क्योंकि अब मोदी मैजिक पुराना पड़ता दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या देश को फिर एक प्रचारक चाहिए या एक ऐसा नेता जो पैदल चलकर जनता से जुड़े? क्या बीजेपी और आरएसएस सच में संविधान बदलना चाहते हैं? ये सवाल अब जनता नहीं, खुद आरएसएस के भीतर के लोग पूछ रहे हैं। कुछ बीजेपी नेताओं का साफ मानना है, संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द हटा देने चाहिए। जिस संविधान ने इस देश को बराबरी दी, न्याय, स्वतंत्रता और समानता दी, आज वही संविधान इनके लिए बोझ बन गया है। विपक्ष कहता है, इनको समाजवाद और सेकुलरिज्म से नहीं, उन अधिकारों से दिक्कत है जो ये संविधान दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों
और अल्पसंख्यकों को देता है। अब फिर से बात करते हैं इजराइल की। इजराइल अब सिर्फ मिसाइलों से नहीं घिरा है, वो अपने ही लोगों के गुस्से से घिर चुका है। हुती लड़ाके एक ओर से हमले कर रहे हैं, मिसाइलें बारिश की तरह गिर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा नेतन्याहू के घर के अंदर खड़ा हो गया है। जनता अब सड़कों पर है, वही जनता जो कभी मोसाद पर गर्व करती थी, अब नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगा रही है। ईरान ने अब खेल बदल दिया है, सीज फायर बार बार तोड़े गए। अब ईरान ने अपना एयर स्पेस कुछ हिस्सों में खोला है, लेकिन ध्यान दीजिए, पूरब से जहाज आएंगे, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से नहीं। क्यों? क्योंकि वही दिशा है जहां से खतरा है। ईरान जानता है अगली लड़ाई किस तरफ से आएगी, ड्रोन किस दिशा से उड़ेंगे और मिसाइलें किस जगह पर गिरेंगी। जब हमास ने इजराइल में घुसकर हमला किया था, तो पूरी दुनिया ने देखा था कि मोसाद की सुनहरी कहानी के पीछे कितना खोखलापन छुपा था। वही सवाल आज फिर जिंदा है। जब खुफिया एजेंसी ही फेल हो जाए, तो सरकार किस मुंह से बचेगी? अब नेतन्याहू के मंत्री बंकरों में छुपे हैं, लेकिन जनता के सवालों से कौन बचेगा? इजराइल गृहयुद्ध जैसे हालातों की ओर बढ़ रहा है। कोई भरोसा नहीं कि कब नेतन्याहू की कुर्सी पलट दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने नसीहत दी, फिजूल में बारूद मत बरसाओ, लेकिन नेतन्याहू ने फिर ड्रोन भेजे और ईरान ने उन्हें हवा में ही गिरा दिया। अब ईरान कह रहा है, अगर फिर कोई ड्रामा हुआ तो हम अपनी ताकत दुनिया को दिखा देंगे। और ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसे इजराइल बार बार भुगत रहा है। और ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसे इजराइल बार बार भुगत रहा है। एयर स्पेस बंद है ताकि कोई नागरिक विमान मिसाइल की जद में ना आए। सारी तैयारियां पूरी हैं। अब अगर हमला हुआ तो ईरान पीछे नहीं हटेगा। अब सोचिए, वो देश जो अपने डर से दुनिया पर राज करता था, आज खुद उसी डर के साए में कैद हो चुका है। यही फर्क होता है जब जनता सड़कों पर उतरती है। कोई भी सरकार, चाहे वो कितने भी हथियारों से लैस क्यों ना हो, जनता के गुस्से से नहीं बच सकती। तेल अवीव की सड़कों पर अब वो गुस्सा नेतन्याहू की ओर मुड़ गया है। क्यों? क्योंकि 4 घंटे तक ईरानी मिसाइलों ने जो कोहराम मचाया, उसने इजराइल के उस दंभ को चकनाचूर कर दिया कि कोई उसे छू नहीं सकता। अब नेतन्याहू क्या करेंगे? जवाब साफ है, वो नया मोर्चा खोलेंगे। हिजबुल्लाह, लेबनान, गाजा, कहीं ना कहीं हमला होगा ताकि लोगों की नजरें मिसाइलों से बर्बाद शहरों से हट जाएं और नेतन्याहू की कुर्सी कुछ दिन और बच जाए। अब ये सारी खबरें आपने सुनी, अब बारी आपकी है। आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी की मांग सही है? क्या ईरान की कार्रवाई जायज है? क्या नेतन्याहू अब भी कुर्सी पर टिक पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सच्चाई को हर कोने में पहुंचाएं। मैं हूं रवीश कुमार आय। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खबर, एक नई लड़ाई और एक नई सच्चाई के साथ। जय भारत, जय संविधान।